आया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों पर आज का व्याख्यान पूरी तरह से आधारित है। हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे वे इस प्रकार से हैं। उद्देश्यों की आवश्यकता, उद्देश्य और शिक्षा के 3 आयाम, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, हिंदी भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधाएं और हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन तथा साहित्य शिक्षण के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, इस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं कि जो हिंदी है वो केवल भाषा नहीं बल्कि भारतवर्ष की संस्कृति, परंपरा और जनमानस की आत्मा है। हिंदी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थियों को न केवल भाषा में दक्ष बनाती है बल्कि उन्हें भारतीयता, नैतिक मूल्यों और जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनसे भी जोड़ती है। शिक्षा का कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि हम उसके लिए कोई भी पहले से उद्देश्यों को निर्धारित न करें और वो उद्देश्य इस प्रकार के होंगे जो कि पूरी तरह से नियोजित होंगे। उसी के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जुड़ते हैं और एक पाठ्यक्रम है जो एक भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। उद्देश्य की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं? क्यों निर्धारित करना चाहिए? तो उसकी आवश्यकता, ऑब्जेक्टिव्स लेस टीचिंग इज लाइक सेलिंग विदाउट अ कंपास। बिना उद्देश्य के किया गया जो शिक्षण है वो भटकाव, समय की हानि और सीखने में अस्पष्टता उत्पन्न करता है। अगर पहले से उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया जाएगा तो एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है और जो समय सीमा है वो समय भी हमारा व्यर्थ जाता है और जो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं उसकी भी स्पष्टता नहीं रहती है। तो जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार से उनकी आवश्यकता अनुभव होती है। शिक्षण की योजना व्यवस्थित होती है उद्देश्यों के माध्यम से, विद्यार्थियों की उपलब्धियां स्पष्ट होती हैं और मूल्यांकन की प्रक्रिया वैज्ञानिक बनती है। ये 3 आवश्यकता के पहलू हैं जिनके आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य और शिक्षा के 3 आयाम। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को शिक्षा के 3 प्रमुख क्षेत्रों के साथ जोड़ सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र और तीसरा क्रियात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र से तात्पर्य है जो विद्यार्थियों में जिसके माध्यम से, जिस विषय वस्तु के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है या उनके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, जैसे शब्दावली का ज्ञान, व्याकरणिक संरचनाओं का ज्ञान या काव्य की व्याख्या, कोई पद्य है उसकी वो व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो जब हम व्याकरण के बारे में विद्यार्थियों को बता रहे हैं, उसमें वाक्य रचना के बारे में बता रहे हैं, तो इससे विद्यार्थियों में उनका वैज्ञानिक जो क्षेत्र है वो वृद्धि करता है। भावात्मक क्षेत्र में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके माध्यम से उनके भावों में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो उसी तरह के भावों को रसानुभूति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे हिंदी के प्रति प्रेम, काव्य में रसानुभूति, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव, ये सभी ऐसे हैं कि जब व्याकरणिक संरचना को पढ़ेगा, शब्दावली का ज्ञान होगा, तो जब नए नए शब्दों की जानकारी होगी तो जो विद्यार्थी हैं उनका हिंदी के प्रति एक प्रेम, वे हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे और जो पढ़ेंगे उसी तरह के भाव उनके अंदर विकसित हो पाएंगे। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्रियात्मक क्षेत्र है, जहाँ पर जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है और उससे संबंधित उन्होंने भावों को ग्रहण किया है, उसी प्रकार के भावों को वो विकसित कर पा रहे हैं। तो और उसके बाद जो सीखा है उसको वो व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से लाते हैं। हिंदी के मातृभाषा के संदर्भ में जब इसकी हम बात करते हैं तो शुद्ध लेखन कौशल, उच्चारण में प्रभाव,
हिंदी बोलना उन्होंने सीखा है, शब्दों का उच्चारण उन्होंने सीखा है, तो उच्चारण में वो शुद्ध उच्चारण कर पाएं। लेखन का जब कार्य करें तो वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। मंच पर कविता पाठ की बात आती है कि जब मंच पर खड़े होकर के वो किसी पद या कविता का पाठ करे तो उचित आरोह अवरोह के साथ। तो जो ज्ञान हुआ है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कविता का पाठ कैसे करना चाहिए, अब उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति जब होती है तो वो क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी इन्हीं तीनों क्षेत्रों को संतुलित कर उद्देश्य बनाना, शिक्षा को समग्र और प्रभावशाली बनाती है। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसके 2 प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके वह उद्देश्य होते हैं जो कि पूरी हिंदी भाषा से संबंधित होते हैं और हिंदी की जो विधाएं हैं, गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, उन विधाओं के सबके अलग अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो समान उद्देश्य वे होते हैं जिन्हें हम हिंदी शिक्षण के माध्यम से दीर्घकालिक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। ये उद्देश्य विद्यार्थियों के संपूर्ण भाषिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित होते हैं। पहला, शुद्ध लिखना तथा बोलना हिंदी शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य है। शुद्ध, सरल, भावपूर्ण एवं स्पष्ट भाषा में अपने भावों को, अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना। दूसरों की लिखित एवं मौखिक भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। विद्यार्थियों को उचित हाव भाव, आरोह एवं अवरोहों के साथ वाचन की कला बताना। विद्यार्थियों के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना। पठन पाठन के प्रति रुचि पैदा करना तथा साहित्य का रसास्वादन करना। विद्यार्थियों की सृजनात्मक व रचनात्मक क्षमता का विकास करना। पुस्तकों के निहित ज्ञान का ज्ञान अर्जन करना तथा स्वाध्याय की क्षमता पैदा करना। विद्यार्थियों को सद्य साहित्य की रचना के योग्य बनाना तथा मानव जीवन की जो विविध परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करा करके उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। हिंदी भाषा की विविध शैलियों का ज्ञान कराना भी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। विविध लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्यों पर हम लोगों ने बात करी उसको इस प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है कि संप्रेषण कौशल का विकास करना। वो एक समान उद्देश्य था जिसको कि हम बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने बात करी। अगर उन्हीं को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत रखेंगे तो उसमें पहला हमारा प्रमुख बिंदु हो सकता है कि संप्रेषण कौशल का विकास करना। विद्यार्थी इस प्रकार से उनको हिंदी भाषा बताई जाए कि वो उस भाषा के माध्यम से आपस में बहुत अच्छी तरीके से संपर्क स्थापित कर सके या संप्रेषण कर सकें। तो विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की मूलभूत भाषिक क्षमताओं में दक्ष बनाना। वे अपने विचार स्पष्ट रूप से हिंदी में प्रकट कर सकें। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि विद्यालय में प्रार्थना सभा या वाद विवाद में आत्मविश्वास से भाग लें। दूसरा, भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं नैतिक बोध का विकास करना। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में भावात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक बोध का विकास करना है कि हमारे शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि उनके अंदर हम भावनाओं को उत्पन्न करना चाहेंगे, संस्कृति को समझने में सक्षम हैं और नैतिक मूल्यों को भी वो समझ सकें। जैसे साहित्य और भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को आत्मसात कराना। हिंदी शिक्षण एक माध्यम बने जिससे विद्यार्थी अंतर सांस्कृतिक समझ, सहिष्णुता और नैतिक दृष्टिकोण विकसित करें। इन सब के लिए क्या काम कराया जा सकता है? सुभाषिता या नीति कथाएं पढ़कर छात्र सदाचार, कर्तव्य और त्याग जैसे मूल्यों को समझेंगे। कल्पना शक्ति तथा सौंदर्य बोध का विकास। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य भी है कि उनके अंदर कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध को विकसित करना। वो जो भाषा के माध्यम से उन्होंने जो नवीन शब्दों को सीखा है, उनका शब्द भंडार विकसित हुआ है, तो उसके माध्यम से वो कल्पना में भी एक किसी चीज का या किसी अनुच्छेद का निर्माण कर सकें। तो इसके लिए किसी नाटक की रचना कर सकें, कविता लिख सकें, छोटी छोटी कहानियाँ लिख सकें
तो इसमें कविता, नाटक, कहानियों के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्य की अनुभूति विकसित हो। उदाहरण के लिए क्या हम इसके लिए काम करा सकते हैं? विद्यार्थी मेघ आए कविता पढ़कर उसमें व्यक्त प्रकृति सौंदर्य, मौन प्रेम और प्रतीकात्मकता को अनुभव कर सकें। अर्थात कल्पना शक्ति को विकसित करना, सौंदर्य बोध, तो प्रकृति में रह करके प्रकृति में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो प्रकृति का आनंद वो ले सकें और उसको वो अपने विचारों को, उन विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर सकें। मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता, बच्चों में, विद्यार्थियों में ये भी विकसित करना है कि वो मानसिक रूप से परिपक्व हों, संदर्भानुसार शब्दों का प्रयोग कर सकें और सामाजिक परिपक्वता भी आए कि उचित शब्दों के माध्यम से वो संपर्क स्थापित कर सकें। तो भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में न्यायप्रियता, संवाद, समस्या समाधान आदि सामाजिक गुणों को प्रोत्साहित किया जाए। उदाहरण के लिए अंधेर नगरी नाटक पढ़कर विद्यार्थी राजनीतिक व्यंग और निर्णय की विवेकशीलता को पहचानेंगे। तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों में न्याय प्रियता, जो न्याय संगत बातें हैं उनको रखने का भी एक भाव उत्पन्न हो जाए, समस्या समाधान के भाव उत्पन्न हो जाए और इस तरह के हम लोग कहानी या नाटकों को उनसे करवा सकते हैं, उनका अध्ययन अध्यापन करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में इस तरह के जो परिपक्वता है या कह सकते हैं कौशल है वो उनके अंदर विकसित हो। हिंदी शिक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। जिन उद्देश्यों को शिक्षण विषय वस्तु की सहायता से व्यवहारिक रूप में लिखते हैं उन्हें शिक्षण के विशिष्ट या व्यवहारिक उद्देश्य कहते हैं। जो उद्देश्य विषय वस्तु पर आधारित होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित होते हैं और जब उसको शिक्षण, उस विषय वस्तु का शिक्षण किया जाता है तो वहाँ पर एक निश्चित समय में उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जो कि विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, वे आपके विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। इसमें भी ज्ञानात्मक उद्देश्य बच्चों को उस विशिष्ट विषय वस्तु का ज्ञान कराना, उस विशिष्ट विषय वस्तु में कहानी है, कविता है या गद्यांश पद्यांश का ज्ञान कराना कि क्या उनसे ज्ञान मिल रहा है। तो इसमें साहित्य विधाओं का ज्ञान प्रदान करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान देना इत्यादि। बोधात्मक उद्देश्य में गद्य, पद्य, कहानी आदि का अर्थ ग्रहण करना, जो बोध हो सके, जो ज्ञानात्मक है, उस कहानी में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना हुआ और जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो वो अर्थ को ग्रहण कर पा रहे हैं, वो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। पाठ विषय के भावों एवं विचारों का बोध कराना। रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य है कि कविता तथा काव्य में निहित भावों का विश्लेषण तथा संश्लेषण करना। रसात्मक और समीक्षात्मक, जो कविता पढ़ रहे हैं या जो काव्य पढ़ रहे हैं उसमें भाव निहित है, उनका हम विश्लेषण कर सकें, फिर संश्लेषण कर सकें। दूसरा, निहित भावों का रसास्वादन तथा आकलन करना, जो भाव निहित है उनको हम उसी तरह से अनुभूति कर सकें और उसको हम उसकी समीक्षा भी कर सकें। गद्य, कहानी, नाटक की समालोचना करना। सृजनात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य भी है जो कि विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है कि गद्य पद्य साहित्य के निहित भावों पर अपनी मौखिक प्रतिक्रिया करना। जो गद्य पद्य साहित्य है उसमें जो भाव निहित हैं उस पर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर पाना, उसमें सक्षम बनाना। साहित्य शिक्षण से प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास करना। जो साहित्य का शिक्षण किया जा रहा है उससे प्रवृत्तियां जो विकसित हो रही हैं, मूल्य जो विकसित हो रहे हैं, उनको और विकसित करना। काव्य एवं कविता शिक्षण से सौंदर्य अनुभूति का विकास करना। जो काव्य और कविता है उसके शिक्षण से सौंदर्य अनुभूति का विकास करना। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, उनके माध्यम से भी विद्यार्थियों में ज्ञानात्मकता को बढ़ाना है, बोधात्मकता को विकसित करना है, रसात्मक एवं समीक्षात्मकता कि उनके अंदर समीक्षा करने की क्षमता भी विकसित हो सके और कुछ नया सृजन करने की भी क्षमता उनके अंदर विकसित हो सके। हिंदी शिक्षण की जो प्रमुख विधाएं हैं, 2 प्रमुख विधाएं हैं, भाषा शिक्षण और साहित्य शिक्षण।
तो भाषा शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों को संप्रेषणीय कौशल, जो कि हमारे उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जिसको अंग्रेजी में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग LSRW कहा जाता है, में दक्ष बनाने से है। यह शिक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि छात्र व्यवहारिक जीवन में हिंदी भाषा का आत्मविश्वास पूर्वक प्रयोग कर सके। जो भाषा शिक्षण है जिसमें 4 कौशलों की बात हो रही है, तो उनका शिक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि छात्र व्यवहारिक जीवन में इन कौशलों के माध्यम से उचित प्रकार से संपर्क स्थापित कर सकें और आत्मविश्वास के साथ बोलने का काम कर सकें और पठन कर सकें, पढ़ करके विषय वस्तु को समझें और तत्पश्चात लिखित रूप से उसकी प्रतिक्रिया दे सकें। साहित्य शिक्षण के अंतर्गत जिन बातों को हम लोग करते हैं, साहित्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भावात्मक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक दृष्टि से समृद्ध करना है। यह विद्यार्थियों के कल्पना, मूल्यबोध, संवेदना और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। जो साहित्य शिक्षण है वो विद्यार्थियों में भावात्मकता को विकसित करता है। जो संस्कृति है, समाज की जो संस्कृति है और जो प्रकृति प्रेम है या हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उनके प्रति हम कैसे सचेत होते हैं और उनके साथ हमारी क्या आत्मीयता रहती है, उन बिंदुओं को जब हम लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो वो साहित्य का भाग बन जाता है। तो उसी तरह की भाव अपने अंदर लाना, कल्पना शक्ति का विकसित करना, मूल्यबोध, मूल्यों को हम समझ सकें कि हर समाज के अपने एक मूल्य होते हैं, परिवार के मूल्य होते हैं, तो उन मूल्य को समझ करके उसी प्रकार की संवेदना विकसित करना या जो सही है, गलत है, उस पर अपनी दृष्टि देना, उस पर अपनी बात को रखना, ये सारी चीज़ें जो है वो साहित्य शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। भाषा शिक्षण के उद्देश्य और दूसरी तरफ इस में देख सकते हैं कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों की बात हो रही है। तो श्रवण कौशल का विकास, जब हम बच्चे में श्रवण कौशल का विकास होगा, वो सुनेगा और समझेगा, अर्थ ग्रहण कर सकेगा, तो उसके द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार, उसके व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होगा वह इस प्रकार से है। विद्यार्थी कहानी, कविता या निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका आशय समझ सकेंगे। वाचन कौशल का विकास जो होगा, तो इसके माध्यम से जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो इस प्रकार से है। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण और उचित गति के साथ पाठ पढ़ सकेंगे और आशय व्यक्त कर सकेंगे। भाषण कौशल में आत्मविश्वास, जो बोलने का कौशल है, उसके माध्यम से विद्यार्थी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट, प्रभावपूर्ण और आत्मविश्वासी भाषण दे सकेंगे। लेखन कौशल का विकास, लिखने में दक्षता प्राप्त करना, भावों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त करना, तो इसके माध्यम से जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होगा वह इस प्रकार से है कि विद्यार्थी विषयानुसार अनुच्छेद, पत्र, निबंध आदि व्यवस्थित एवं व्याकरण शुद्ध लिख सकेंगे। शुद्ध उच्चारण एवं व्याकरण का प्रयोग, ये भी एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण और शुद्ध व्याकरण में काम कर सके, व्याकरणिक नियमों के अनुसार बोलने और लिखने का काम करें। तो इसके माध्यम से जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा वो संवाद या पाठ में विद्यार्थी लिंग, वचन, काल आदि का सही प्रयोग कर सकेंगे। संप्रेषणीयता का विस्तार करना, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी अपने विचारों और भावों को मौखिक एवं लिखित रूप से प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकेंगे। जो संप्रेषणीयता, संप्रेषण कर पाना, तो ये भी एक प्रमुख उद्देश्य बन जाता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी हैं अपने विचारों को, भावों को मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों प्रकार से वो उचित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेरित करना, इसके लिए जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा, विद्यार्थी कल्पनाशील लेखन जैसे कविता, काल्पनिक संवाद, वैकल्पिक अंतर कर सकेंगे। समूह में संवाद और सहभागिता का अभ्यास के लिए, इस उद्देश्य को विकसित करने के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य होगा, विद्यार्थी संवाद लेखन, भूमिकाएं निभाना या समूह चर्चा में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना,
जो विचार हैं उनको एक क्रम के रूप में अभिव्यक्त करने का भी एक प्रमुख उद्देश्य है। और जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा, विद्यार्थी सोचकर विषय के अनुसार संगठित रूप से विचार व्यक्त कर सकेंगे। जो विद्यार्थी सोच करके जो विषय है उस पर एक संगठित रूप से विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। दैनिक जीवन में भाषा प्रयोग की दक्षता, जो हमारा दैनिक जीवन है, दिन प्रतिदिन में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें उचित दक्षता प्राप्त कराना विद्यार्थियों को ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है। इससे जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा, विद्यार्थी वास्तविक जीवन स्थितियों में हिंदी का प्रयोग करना सीख जाएंगे, जैसे डॉक्टर से बात करना, टिकट खरीदना इत्यादि। साहित्य शिक्षण के उद्देश्य। साहित्य शिक्षण केवल भाषा सिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक संसाधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी समझते हैं, अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं और संवेदना से जुड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो साहित्य शिक्षण है उसके माध्यम से केवल भाषा ही सिखाई नहीं जाती है, बल्कि उनके अंदर एक मानसिक और भावनात्मक सोच भी विकसित की जाती है, जिससे कि वो दूसरों के साथ उसी भावों से जुड़ सकें। तो इस प्रकार से ये एक भावनात्मक और मानसिकता से संबंधित एक संसाधन भी है, जिसको विद्यार्थी समझते हैं, अनुभव करते हैं और कल्पना करते हैं और संवेदना से जुड़ते हैं। यह शिक्षण विद्यार्थियों को मनुष्यता, करुणा, राष्ट्र प्रेम, आत्मबोध और संस्कृति से जोड़े रखने का माध्यम बनता है। जो साहित्य है वो विद्यार्थियों को के अंदर मनुष्यता को विकसित करता है, एक मानवता को विकसित करता है, करुणा भाव विकसित करता है, प्रेम भाव विकसित करता है, संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है, जिससे विद्यार्थी आपस में एक दूसरे के साथ उन्हीं भावों के माध्यम से जुड़ पाते हैं। तो साहित्य शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला है रसानुभूति का विकास करना। विद्यार्थियों में काव्य, कथा या नाट्य के माध्यम से सौंदर्य बोध उत्पन्न करना, भाषा के माधुर्य, लय, प्रतीकों, भावों आदि को अनुभव कराना। इसके लिए जो काम किया जा सकता है कक्षा स्तर पर, जैसे मेरे बचपन के दिन जो कविता है उसमें स्मृति और मधुरता को केवल समझना नहीं बल्कि अनुभव कराना भी है। तो इस कविता को जब कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो विद्यार्थी केवल उसको पढ़ना ही सीखेंगे नहीं, बल्कि उसके अंदर के भावों को अनुभव करना भी सीखेंगे। नैतिक एवं जीवन मूल्य आधारित शिक्षा। एक जो साहित्य शिक्षण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि नैतिकता के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाए, जो जीवन के मूल्य हैं उनके बारे में बताया जाए। तो इसके लिए साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों को सदाचार, सहानुभूति, सच्चाई, न्याय जैसे जीवन मूल्यों की शिक्षा देना। इसके लिए जो काम किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि ईदगाह एक कहानी है जिसमें दादी के लिए प्रेम और त्याग का भाव विद्यार्थियों में नैतिक विचार जागृत करता है। कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता को प्रोत्साहन। विद्यार्थियों को कल्पनाशील बनाना ताकि वे स्वयं भी रचनात्मक लेख लिख सकें। किसी कविता का वैकल्पिक शीर्षक देना और कहानी का नया अंत लिखने के लिए प्रेरित करना। कहानी दे दी गई है, अब उसका सारांश लिखना या जो कहानी है उसका अंत कैसे हो सकता है, कौन सा जो अंत होगा वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में विद्यार्थी सोचे, समझे और लिखें। भाषा की सौंदर्य परख क्षमता को समझना, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में जो भाषा की सौंदर्यात्मकता है उसकी समझ विकसित करना, शैलीगत विविधता से परिचित होना आदि। तो साहित्य में प्रयुक्त अलंकार, प्रतीक, उपमा, अनुप्रास आदि से भाषा की गहराई और भाव प्रवणता को समझना। इसके लिए जो काम हो सकता है, उदाहरणार्थ कोकिल की वाणी में अनुप्रास अलंकार कैसे ध्वनि के सौंदर्य को बढ़ाता है। अर्थात जब हम कोकिल की वाणी की बात करते हैं तो ये ध्वनि के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर एक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है। तो जो भाषा का साहित्यिक पक्ष है वहाँ पर हम सौंदर्यात्मकता की प्रमुखता रहती है, शैलीगत विविधता की प्रमुखता रहती है। तो इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों में इन भावों को विकसित करना। सांस्कृतिक चेतना और भारतीयता की भावना। साहित्य शिक्षण से विद्यार्थी भारत की परंपराओं, लोक जीवन, धर्म,
भाषा विविधता आदि से परिचित होते हैं। उदाहरण के लिए भक्ति काल की जो कविताएं हैं वो भारतीय संस्कृति की आत्मा को उजागर करती हैं, आदि पर विचार करना सीखते हैं कि जो विशिष्ट काल खंड है उसमें क्या बताया गया है, हिंदी के विकास के संबंध में क्या बताया गया है। तो अपने अंदर की एक सांस्कृतिक चेतना को विकसित करना, तो भक्ति काल की या आदि काल की कविताएं हैं या आधुनिक काल की कविताओं को पढ़ें और काल के अनुसार कविता का रचना कैसे हो रही है और उसके भाव कैसे परिवर्तित होने हैं, ये भी साहित्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को पता चलता है। चिंतन और विवेचन की क्षमता का विकास। साहित्य पढ़ते हुए विद्यार्थी कथानक, पात्रों, दृष्टिकोण, भाषा शैली आदि पर विचार करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में वीर रस के साथ साथ सामाजिक संदर्भों की भी व्याख्या की जाती है। जो वीर रस वहाँ पर है, लेकिन जो सामाजिक संदर्भ है, समाज में जो चल रहा है, जो नीतियाँ चल रही हैं, उनकी भी बात कही जा रही है। तो इसके माध्यम से विद्यार्थी सौंदर्यात्मकता के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी चिंतन और मनन करना सीख जाते हैं, उनकी क्षमता विकसित होती है। अभिव्यक्ति क्षमता को विस्तृत करना। कविता, कहानी, निबंध आदि के माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों को भावात्मक एवं सशक्त रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए भारत माता कविता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की प्रभावी अभिव्यक्ति होती है। साहित्य से प्रेम एवं रुचि का निर्माण। जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं प्रेम और रुचि के निर्माण में भी सहायक होता है। तो विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और साहित्यिक अभिरुचि को विकसित करना। उदाहरण, बाल साहित्य से प्रेरित होकर विद्यार्थी खुद से पुस्तकालय जाकर पढ़ने की इच्छा रखेंगे। साहित्य शिक्षण के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। तो पहला है रसानुभूति, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसको एक बहुत ही निष्कर्ष रूप में यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बताया जा रहा है, जो कि इस प्रकार से है कि क्या अपेक्षित हमारे व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन आएंगे। तो रसानुभूति का विकास। विद्यार्थी कविता, गद्य की भाव व्यंजना को अनुभव करें और अपने शब्दों में व्यक्त करें। दूसरा, नैतिक और जीवन मूल आधारित शिक्षा। विद्यार्थी त्याग, प्रेम, सहानुभूति, कर्तव्य बोध जैसे मूल्यों को समझेंगे और आत्मसात करेंगे। कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को प्रोत्साहन। विद्यार्थी नया अंत, संवाद लेखन, वैकल्पिक शीर्षक, स्वयं की कविता लेखन कर सकेंगे। भाषा की सौंदर्य परक क्षमता को समझना। विद्यार्थी अलंकारों, प्रतीकों, उपमा आदि का प्रयोग पहचानेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति और परंपरा की समझ। विद्यार्थी सांस्कृतिक संदर्भों, धार्मिक भावना, लोक जीवन के तत्वों को पहचान सकेंगे। चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना। इसके लिए जो अपेक्षित परिवर्तन होगा, विद्यार्थी कथानक, पात्रों, दृष्टिकोण की विवेचना करें और लेखक की शैली पर प्रतिक्रिया करें। अभिव्यक्ति क्षमता को सशक्त बनाना। विद्यार्थी भावात्मक, स्पष्ट और संगठित भाषा में बोलना और लिखना सीखें। साहित्यिक रुचि और पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। विद्यार्थी पुस्तकालय उपयोग करें, अतिरिक्त साहित्य पढ़ें, लेखन गतिविधियों में भाग लें। अगर साहित्यिक रुचि विकसित करनी है तो उनको पुस्तकालय जाने के लिए प्रेरित करना है, अधिक से अधिक साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो संबंधित साहित्य हैं उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, या विभिन्न पठन और लेखन गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी उनको प्रेरित करना है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य केवल भाषा का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर करना है, जिसमें संप्रेषणीयता, मूल्यबोध, रचनात्मकता और सांस्कृतिक चेतना सम्मिलित है। भाषा शिक्षण विद्यार्थियों में चारों भाषिक कौशलों श्रवण, भाषण, पठन, लेखन की दक्षता विकसित करता है और उन्हें दैनिक जीवन में संवाद करने योग्य बनाता है। साहित्य शिक्षण विद्यार्थियों की संवेदनशीलता, सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और नैतिक समझ को भी पोषित करता है। स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य के बिना शिक्षा दिशाहीन हो जाती है, अर्थात जब तक कि हमें शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हमारी जो शिक्षा है वो दिशाहीन होगी, उसको कोई दिशा नहीं मिलती है। तो इस वजह से हमारे जो उद्देश्यों को निर्धारित करना प्रमुखता में रहता है। उद्देश्यों के माध्यम से ही पाठ की योजना, प्रस्तुति और मूल्यांकन सार्थक हो पाते हैं।
21वीं सदी के संदर्भ में हिंदी शिक्षण को तकनीकी, संवादात्मक और जीवनोपयोगी बनाना आवश्यक है, जिससे भाषा न केवल पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बल्कि जीवन की शैली बन जाए। शिक्षक की भूमिका केवल पाठ पढ़ाने की नहीं, बल्कि उद्देश्यों के आलोक में विद्यार्थियों के भीतर परिवर्तन लाने की भी है। अर्थात उद्देश्यों को निर्धारित करना और शिक्षण उद्देश्यों में भी हमारी भाषा के उद्देश्य और साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों को समझना और उसकी उपयोगिता को और क्या तरीके अपना सकते हैं जिनके माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है और उसके माध्यम से विद्यार्थियों में क्या अपेक्षित परिवर्तन आएंगे। ये व्याख्यान पूरी तरह से इसी पर आधारित था और आशा है आपको ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा। धन्यवाद।